हमारा गॉड एग्जिस्ट किया, देह आत्मवाद इस तरह से यानी कि देह में कॉन्शसनेस जो कि है एक्सीडेंटली आया। नेचुरल इन लोगों का जो प्रॉपर्टी था वो पर्टिकुलर वे में कंबाइन किया, पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन किया, पर्टिकुलर कंडीशन में कंबाइन किया, तो वह एक्सीडेंटली यह रूप दे दिया, कॉन्शसनेस उसमें आ गई, एक पर्टिकुलर वे में बॉडी बन गई। जैसे एग्जाम्पल, इन सब का भी अलग अलग नेचर है लेकिन पर्टिकुलर वे में कंबाइन किया तो रेड कलर आ गया। ओके, तो अब जो कि है कहा कि तो यह है यानी कि बेसिकली हम एक ब्रॉड आउटलुक देखते हैं कि चारवाका कहना क्या चाहता है, चारवाका की फिलॉसफी क्या है। तो इसी के बेसिस पे, मेटाफिजिक्स के बेसिस पे इसने अपना इथिक्स बनाया। ओके, चारवाका का इथिक्स बनाया, चारवाका का इथिक्स बना मेटाफिजिक्स के बेसिस पे। ओके, इथिक्स बनाया। तो इथिक्स क्या है चारवाका का? अभी अभी हमने बोला था, खाओ पियो और मौज करो, यही है चारवाका, खाओ पियो और मौज करो। तो इथिक्स अगर हम देखेंगे तो यह किससे मिलता जुलता है? खाओ पियो, ये तो हो गया हेडोनिज्म, यानी कि इसको हम लोग हेडोनिज्म कहते हैं। हेडोनिज्म कहते हैं, हेडोनिज्म मतलब प्लीजर। ओके, प्लीजर इज द ओनली थिंग टू बी डिजायरेबल। ओके, यानी कि वी एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लीजर। जैसे अगर जेरेमी बेंथम जो ब्रिटिश फिलोसफर थे, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने भी, वो एक हेडोनिस्टिक फिलोसफर थे, उनके जब हम इथिक्स पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यानी कि उनका ही हेडोनिज्म का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यानी कि वेस्टर्न में है, और यहाँ पे इथिक्स जो कि है चारवाका का इथिक्स भी सेम एकदम मिलता जुलता है जेरेमी बेंथम से। ओके, तो हेडोनिज्म यानी कि प्लीजर इज द ओनली थिंग दैट आर टू बी डिजायरेबल, क्योंकि ना गॉड है ना सोल है, और किसी भी धर्म हो गया या अर्थ हो गया, धर्म अर्थ हम लोग कहते हैं कि धर्म के बेसिस पे चलो, और अर्थ धर्म के बेसिस पे ही कमाओ, पैसे रुपये पैसे कुछ भी हो गया, प्रॉपर्टी कुछ भी हो गया। तो लेकिन क्या कहता है कि कुछ नहीं, धर्म अर्थ हम लोग जो करते हैं सिर्फ प्लीजर के लिए करते हैं, और चूंकि ना गॉड है ना सोल है, तो ना गॉड है ना सोल है, तो लॉ ऑफ कर्मा जिसके कहते हैं कि कर्म के अनुसार मनुष्य को फल मिलता है, कर्म के अनुसार मनुष्य को ये रूप मिलता है, वो रूप कुछ भी कहते हैं। तो जब ना गॉड है ना सोल है, तो लॉ ऑफ कर्मा का तो सवाल ही नहीं होता कि लॉ ऑफ कर्मा आखिर में वर्क कैसे करेगा। और ऑटोमेटिकली अगर कहते हैं कि वो अपने आप वर्क करता है, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि वो परसेप्शन में नहीं आता है। तो पर जो चीज़ परसेप्शन में नहीं आया, चारवाका ने उसे माना नहीं। ओके, तो इथिक्स जो है उसका हेडोनिज्म बन गया, यानी कि प्लीजर इज द ओनली थिंग दैट आर टू बी डिजायरेबल। ओके, प्लीजर। ओके, तो प्लीजर, तो इसके लिए कुछ भी करो, किसी भी तरीके से कहो, यानी कि वह एक्शन को करो जिसमें आपको प्लीजर मिले, वह एक्शन को मत करो जिसमें आपको पेन मिले, अकॉर्डिंग टू चारवाका, चाहे वो किसी रूप में आप लोग प्लीजर को हासिल करो। यानी कि क्यों? क्योंकि ना गॉड है ना सोल है, कुछ भी नहीं है, ना लॉ ऑफ कर्मा है, तो आप लोग प्लीजर जिस तरह से करो। यह हो गया एक इगोइस्टिक हेडोनिज्म। ओके, और यह हो गया एक क्रूड हेडोनिज्म, जैसे जेरेमी बेंथम ने दिया था, इगोइस्टिक हेडोनिज्म इसको बोलते हैं, इगोइस्टिक हेडोनिज्म। ओके, क्रूड हेडोनिज्म, क्रूड हेडोनिज्म, इगोइस्टिक हेडोनिज्म इसलिए क्योंकि प्लीजर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि ईगो मतलब होता है अहम। ओके, तो इगोइस्टिक हेडोनिज्म, प्लीजर ऑफ वन सेल्फ इज द ओनली थिंग दैट आर टू बी डिजायर्ड। ओके, तो इसीलिए यह एक इगोनिस्टिक हेडोनिज्म हो गया। और क्रूड हेडोनिज्म मतलब किसी भी तरह से क्रूड फॉर्म में, यानी कि जैसे बीस्ट लोग, जैसे एनिमल लोग प्लीजर को हासिल करते हैं, आप उस तरह भी कर सकते हैं। प्लीजर मतलब किसी भी तरह का प्लीजर, यानी कि हम लोग कुछ खाते हैं वो भी एक प्लीजर देता है, या कुछ भी चीज़ हम लोग टच करते हैं, या तो कुछ भी चीज़ देखते हैं, तो कुछ भी चीज़ प्लीजर यानी कि जो देता है। तो क्रूड हेडोनिज्म भी इससे आ गया। तो चारवाका का यहाँ पे जो कि है, चूँकि उन्होंने नॉलेज से
मेटाफिजिक्स डिराइव किया, मेटाफिजिक्स से उन्होंने इथिक्स अपना डिराइव किया। तो इस तरह से एक क्रूड फॉर्म ऑफ हेडोनिज्म आ जाता है जो बहुत ही हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इगोइस्टिक हेडोनिज्म हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इगोइस्टिक हेडोनिज्म के बेसिस पे, क्रूड फॉर्म ऑफ हेडोनिज्म के बेसिस पे हमारा सोसाइटी सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ओके, तो इसीलिए चारवाका को इंडिया में ही वॉज हेटेड मोर देन ही वॉज अंडरस्टूड। ओके, इसीलिए चारवाका को देखते हैं, कोई गलत काम करते कहता है वो चारवाका नेचर का है, वो चारवाका का फिलॉसफी मानता है, वो चारवाका का थ्योरी मानता है, इसीलिए वो चारवाका का वो यानी कि उसको एक हेट्रेड की नज़र से देखते हैं लोग। ओके, वो कहते हैं ना, पियो पियो तब तक पियो जब तक धरती पर गिर ना पड़ो, मतलब जब तक डेथ नहीं होती है पीते रहो जब तक डेथ नहीं होती है पीते रहो। ओके, जब तक धरती पर गिर ना पड़ो, पियो पियो तब तक पियो जब तक धरती पर गिर ना पड़ो। तो वही चारवाका का सिद्धांत है, वही चारवाका का हेडोनिज्म, वही इगोइस्टिक हेडोनिज्म, वही क्रूड फॉर्म ऑफ हेडोनिज्म, क्रूड फॉर्म ऑफ प्लीजर। लेकिन मैन जो कि है एक कल्चरल कल्चर है, मैन को अगर एनिमल से डिफरेंट बनाता है तो वो बनाता है कल्चर। ओके, एंड व्हाट इज कल्चर? यानी कि ए मैन इज सेपरेट, मैन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एनिमल बाय इट्स कल्चर। अदरवाइज मैन और एनिमल में दोनों में भिन्नता ही नहीं रह जाएगी, दोनों को तब तो अकॉर्डिंग, यानी कि जो इस तरह के उसको भी हम लोग जानवर की तरह से देखते हैं, यानी कि जानवर बोलते भी हैं। ओके, तो जानवर की नज़र से वो जानवर की तरह रहता भी है, जानवर की तरह करता भी है, जानवर की तरह समझता भी है, जानवर की तरह सोचता भी है। तो इसीलिए उसको हम यानी कि एक एनिमल की तरह उसका नेचर भी हो जाता है। तो इसीलिए चारवाका को इंडियन सोसाइटी में बिल्कुल भी जगह नहीं मिली है और बहुत ही इससे हेट किया गया है। लेकिन एक जो कि थ्योरी है, लेकिन इम्पोर्टेंस इसका ये है चारवाका का कि इन्होंने अपनी थ्योरी एक फ्री थिंकिंग पे बनाया, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे बनाया, कोई वेद के बेसिस पे नहीं बनाया, कोई किसी स्क्रिप्चर के बेसिस पे नहीं बनाया, कोई पहले से जो थ्योरी था, पहले से जो बहुत सारे थ्योरी थे उसके बेसिस वो उन्होंने अपना एक अलग फ्री थिंकिंग, फ्री आइडियाज़, फ्री इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे बनाया। तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये सब भी गलत, ये सब भी प्रूव नहीं हो पाया, ना ही ये प्रूव पाया, तो सिर्फ वैलिड इसी के बेसिस पे हुआ। और इसके बेसिस पे अगर एपिस्टेमोलॉजी ये है तो इसके बेसिस पे जिसने उन्होंने मेटाफिजिक्स को डिराइव किया, यानी कि द थ्योरी ऑफ नॉलेज, द थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो रियलिटी में उन्होंने पाया ये सब चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी के बेसिस पे जब उन्होंने इथिक्स बनाया तो पता चला कि रिजल्ट देखिए क्या हो गया, कहाँ से इससे क्या हो गया रिजल्ट, समझिए। तो इसीलिए चारवाका को हेट किया गया। लेकिन इम्पोर्टेंस ये है कि जो उन्होंने अपना एक फ्री थिंकिंग किया, अपना एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग किया। तो इसका हम लोग को देखिए, सिर्फ राइट चीज़ को ही नहीं जानना है, रॉन्ग चीज़ों को भी जब तक नहीं जानेंगे। हम लोगों ने वेस्टर्न फिलॉसफी में जैसे देखा था इंट्रोडक्शन में कि किस तरह से यानी कि वर्च्यू इज नॉलेज बना, यानी कि जब तक हम लोग रॉन्ग चीज़ को भी नहीं जानेंगे, राइट चीज़ को भी नहीं, तो हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे रॉन्ग चीज़ को डिस्टिंग्विश करेंगे राइट से, कैसे हम लोग फिर राइट को अपनाएंगे, रॉन्ग को त्यागेंगे। तो इसलिए जो कि है या इसका भी इस तरह से चारवाका का भी इम्पोर्टेंस, जिस तरह कांट ने कहा था कि द सेप्टिसिज्म ऑफ ह्यूम रॉज्ड मी फ्रॉम द डॉगमेटिक स्लम्बर। ओके, तो यानी कि ह्यूम का जो सेप्टिसिज्म था उससे कांट अपना थ्योरी डिराइव किया। तो यानी कि रॉन्ग चीज़ों का भी इम्पोर्टेंस है, निगेटिव इम्पोर्टेंस, वो निगेटिव तरीके से हम लोगों को पॉजिटिव करने में मदद करता है। जैसे डेविड ह्यूम एक वेस्टर्न फिलोसफर है, हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने कांट को, इमैनुअल कांट बहुत बड़े फिलोसफर हैं जिसका इथिक्स में लिखना भी ज़रूरी है, ऐसे में भी लिखना ज़रूरी है, फिलोसफी ऑप्शनल में भी लिखना ज़रूरी है, बहुत जगह उनको हम लोग इथिक्स पेपर 4, जीएस पेपर 4 ऐसे में भी लिखना जरूरी, उसको आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छा फिलोसफर। तो किस तरह से निगेटिविटी ऑफ डेविड ह्यूम इंस्पायर्ड कांट, उसी तरह निगेटिविटी ऑफ चारवाका फिलोसफर इंस्पायर्ड ऑल द इंडियन फिलोसफर। जैनिज़्म ने भी कहा, जैनिज़्म ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि यस सारे चीज़ नॉन वैलिड है, वैलिड सोर्स ऑफ, लेकिन कई बार हम लोग जो कि हैं
परसेप्शन में भी तो हम लोग धोखा खाते हैं। जैसे हम लोग परसेप्शन देखते हैं मिराज को, एक डिजर्ट एरिया में जाते हैं, लगता है वहाँ पे पानी है, लेकिन जब जाके देखते हैं तो हम लोग का परसेप्चुअल नॉलेज, जो विजुअल नॉलेज है, वो रॉन्ग नॉलेज हो जाता है, वो एक फॉल्स नॉलेज हो जाता है। तो परसेप्शन से भी तो वैलिड नॉलेज नहीं होता है। तो चार्वाका यहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्लाई करता है, देखिए कि परसेप्शन अगर रॉन्ग होता है कभी कभी, ओके, तो परसेप्शन के ही द्वारा हम उसे करेक्ट भी कर लेते हैं, ओके। लेकिन यह सारे चीज़ को हम लोग इन्फ्रेंस को अगर करेक्ट करने लगेंगे तो एक दूसरे इन्फ्रेंस से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह खुद अनवैलिड है, वह खुद प्रूवन नहीं है। वह उसको अगर प्रूव करने लगेंगे तीसरा इन्फ्रेंस, तो इस तरह से एक इन्फिनिटी चल जाएगा, कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो कि है परसेप्शन अगर कभी कभी इल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है, परसेप्चुअल नॉलेज भी कभी कभी फॉल्स होता है, तो उसको भी हम लोग यानी कि परसेप्शन के द्वारा करेक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्वाका फिलोसफर, ओके। तो लेकिन यह सारे चीज़ों को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन्फ्रेंस को अगर करेक्ट करने लगे दूसरे इन्फ्रेंस के द्वारा, उसको करेक्ट करने लगे तीसरे तो इस तरह से और भी बढ़ते जाएंगे, वैलिडिटी हमें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। और चार्वाका एक फ्री थिंकर थे, एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे, भले ही ये निगेटिव थे और मटेरियलिस्टिक थे, या स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं हो सके। इंडियन सोसाइटी जो कि है, सोसाइटी कोई सा भी हो, चार्वाका के बेसिस पे सर्वाइव, एग्जिस्ट, सस्टेन नहीं कर सकती है। इसीलिए इंडियन सोसाइटी में ही वॉज हेटेड, ही इज हेटेड मोर देन ही इज अंडरस्टूड, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द चार्वाका फिलोसफी इन ब्रीफ, यानी कि इन जनरल ओवरऑल व्यू, ओके। सो लास्ट में फिर यही कहना चाहता हूँ कि ज्वाइन द फिलोसफी फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ फिलोसफी ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम लोग एक जनरल आइडिया देते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए किसी भी का पूरा फिलोसफी का ओनली 30,000 फीस है हमारे इंस्टीट्यूट का। हमारा जो इंस्टीट्यूट है द फिलोसफी है, यह ओल्ड राजेंद्र नगर में है, ओके। इंग्लिश मीडियम का है और कंप्लीट प्रिपरेशन जिसमें 50 इयर्स का क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा किस तरह से लिखें, क्या लिखें, सब कुछ बताया जाता है। और इसकी फीस जो कि है 30,000 है। अगर मार्केट फीस देखें तो 60,000 है, हम लोगों ने फीस ओनली 30,000 रखी है, हाफ द फीस और डबल द क्वालिटी, ये हम लोगों का मोटिव है। और इसमें एक फुल एक्सप्लेनेशन, फुल लेक्चर के बाद कॉपी यानी कि क्लास नोट्स भी दिया जाता है, प्लस प्रिंटेड नोट्स जो मोर देन 200 बुक्स कलेक्टेड फ्रॉम, क्योंकि एक बुक में कोई भी यानी कि सारा टॉपिक अच्छा से नहीं मिलता है। फिलॉसफी ये थिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसलिए डिफरेंट बुक पढ़ना ही पड़ता है अच्छे से जानने के लिए। लेकिन टीचर का यही रोल होता है कि आपको वह सारे बुकें पढ़नी नहीं पड़े, आपकी मेहनत को बचाएं, आपके टाइम को बचाएं, ताकि, और फिलॉसफी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ताकि आप अपना पूरा समय इस सब्जेक्ट को कवर करके पूरा समय जीएस में डाल सकें, तभी जाके सिलेक्शन की ऑप्टिमाइजेशन, सिलेक्शन जो होता है सिविल सर्विसेज में, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके। क्योंकि आप सारा समय जीएस में जब देंगे, और फिलॉसफी सारा चीज़ एक जगह आपको मिल जाएगा, सारा चीज़ एक जगह मिल जाएगा, और आधे दामों में डबल क्वालिटी मिल जाएगा सारा चीज़, चाहे वो 50 ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो फुल एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो प्रिंटेड जो क्लास नोट्स होती है वह हो, या कुछ भी हो। और टेस्ट के बाद यानी कि प्रीलिम के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, और यानी कि दैट्स व्हाई आई सजेस्ट फिलॉसफी इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट। सबसे पहले फिलॉसफी इज ए वेरी इजी और स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसीलिए आप अपना कंप्लीट कर लीजिए और दूसरे सब्जेक्ट में फुल डिवोशन दीजिए। यही जो कि है वे सिलेक्शन का मैक्सिमाइजेशन होप लगाता है। वरना पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, ये सब डे बाय डे चेंजिंग सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या कुछ भी जीएस जो कि हो गया, ये सब डे बाय डे चेंजिंग सब्जेक्ट है। तो दैट्स वाई अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेंगे, और ऑप्शनल इज द की टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, और ऑप्शनल इज द की टू गेट वेरी गुड रैंक इन द एग्जाम। इसीलिए ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिलॉसफी आप बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी। तो फॉर एडमिशन कॉल ऑन 82876924
86। ओके, इस नंबर पे कॉल कीजिए। 30,000 में फुल प्रिपरेशन फॉर IAS एग्जामिनेशन फिलॉसफी ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच।